आज का जो भारतीय सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला करते जा रहा है। ये हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें अंदर से तोड़ा जा रहा है, उद्योगपतियों को और अमीर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ हमारे भीम समाज के मजदूर, गरीब, मेहनतकश लोगों को प्रभावित करेगा। ये देश के हर मजदूर, किसान, मेहनतकश लोगों को गुलाम बनाएगा। एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जो आपसे आपका जमीन, आपका हक, आपका स्वाभिमान, आपका रोजगार, आपका सब कुछ छीन लेगा। और इस चीज का अनुमान बाबा साहब ने बहुत पहले लगाया और इसका एक सॉल्यूशन भी था उनके पास, लेकिन ये समाज उस समय न समझ पाया। शायद अब भी समझ पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी अब वक्त है भीम समाज का फैसला करने का। गुलामी या निर्माण, गुलामी या स्वरोजगार, गुलामी या अपना कारोबार। अगर हमें इस गुलामी से छुटकारा पाना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधूरा सपना पूरा करना होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं अपने समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे इस बात को मेरे समाज के हर युवा, नौजवान, मेरे गार्जियन बहुत ही ध्यान से सुने और अपने समाज के हर एक व्यक्ति तक मेरे इस आवाज़ को पहुँचाए, क्योंकि मैं आज सिर्फ एक विचार आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, मैं एक आंदोलन आपके सामने रख रहा हूँ। एक ऐसा आंदोलन जो हमारा समाज नहीं समझ पा रहा है। मैं आज की बातों में मुख्य चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे समाज को धीरे धीरे कैसे गुलाम बनाया जा रहा है, हमारा समाज को आगे क्या करना चाहिए, बाबा साहब का क्या सपना था, वो कैसे चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलाइजेशन हो, समाज में कैसे बराबरी आए, कैसे हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हमारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे हम उनके गुलाम होते जा रहे हैं, कैसे भारतीय सिस्टम हमें अपने जाल में फंसा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा ये विचार हमारे समाज के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझे कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज के दौर के हिसाब से नहीं है। अब तक जो हमने लड़ाई लड़ी अपने हक की पहचान की, अब लड़ाई अलग है, उनसे हटके है। जो लोगों के जानना जरूरी है कि हमें लड़ाई अब किस प्रकार से लड़ना है आज के आधुनिक जमाने में, क्योंकि आज का जो भारतीय सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला करते जा रहा है। ये हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें अंदर से तोड़ा जा रहा है, हमें धीरे धीरे डिजिटल गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, हमसे हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान छीना जा रहा है। और ये चीजें हमें पता नहीं चलेगा। जब तक हमें पता चलेगा तब तक ये बातें इतनी आगे बढ़ गई होगी कि शायद हमारे हाथ से बाहर जा चुका होगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार, सरकारी सिस्टम और बड़े बड़े उद्योगपति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि वो आपके हित के लिए हो रहा है? नहीं, वो हमारे देश के उद्योगपतियों को और अमीर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ हमारे भीम समाज के मजदूर, गरीब, मेहनतकश लोगों को प्रभावित करेगा। ये देश के हर मजदूर, किसान, मेहनतकश लोगों को गुलाम बनाएगा। एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जो आपसे आपका जमीन, आपका हक, आपका स्वाभिमान, आपका रोजगार, आपका सब कुछ छीन लेगा। यही वह भय था जिसका अंदेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दशकों पहले हो गया था। वे जानते थे कि जिस तरह से संविधान बना है, जिस तरह से उनके विचार, उनके सोच को संविधान में डाला नहीं गया है, एक दिन फिर से भारत के लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। वो सरकारी सिस्टम के थ्रू बनाया जाएगा जिसको चलाने वाले देश के बड़े बड़े उद्योगपति होंगे। तो बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब चाहते थे कि देश की जमीन राज्य सरकार के अधीन हो और हर नागरिक को बराबर हिस्से में खेती करने के लिए दी जाए, ताकि इस व्यवस्था से समाज में आर्थिक असमानता पैदा न हो, हर व्यक्ति का खुद का अधिकार हो और कोई एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति ना हो, या फिर बहुत ज्यादा लोग गरीब ना हो, बहुत ज्यादा लोग अमीर ना हो। समाज में एक इक्वलाइजेशन हो, या ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति आए और पूरे देश की दिशा तय करे कि देश में क्या पॉलिसी होनी चाहिए। वो चाहते थे कि भारत का समाज इक्वल हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अमीर हो गए, बहुत सारे लोग गरीब हो गए। लेकिन उस समय में ये मॉडल लागू नहीं हो पाया। सरकार की क्या व्यवस्था रही होगी, या वो नहीं चाहते थे कि भारतीय समाज इक्वल रूप से अमीर हो। अगर उस समय इस सिस्टम को लागू किया गया होता तो शायद भारत दुनिया का सबसे पहला संगठित
और समान समाज में गिना जाए। आज हम वही खोए हुए अवसर की कीमत चुका रहे। जो हमारा समाज इतना गरीब है, पिछड़ा हुआ है, वही खोया हुआ अवसर है जिसका कीमत हमारा समाज, हमारे बच्चे चुका रहे। आज की हकीकत ऐसी बन गई है कि आपको लगता है कि सरकार देश चला रही है, लेकिन नहीं। मेरा मानना है कि सरकार नहीं, देश के बड़े बड़े पूंजीपति ही देश चलाते हैं, क्योंकि ये तय करते हैं कि आपका बैंक, आपका डाटा, आपका खाना पीना, रहना, आपकी नौकरी कहाँ होगी, कैसी होगी, सब हमारे बड़े बड़े उद्योगपति तय करते हैं। इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि आजादी खोने के बाद भी लगे कि हम आजाद हैं। जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि अगर वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं आप, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट डीप फ्रीज हो जाएगा, आप अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। क्या है, एक गुलामी की तरह ही बढ़ाया जा रहा है आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही। धीरे धीरे आपको गुलामी की ओर ही ढकेल रही है। अभी बच्चों का स्कूल में आ गया है, यदि आप अपार कार्ड, ये क्या है, ये धीरे 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 सिस्टम की गुलामी की तरफ ही ये लोग बढ़ा रहे हैं। आपको फिजिकल गुलामी ना करके डिजिटल गुलामी करनी पड़ेगी, और इसका सबसे बड़ा असर हमारे समाज पर होगा, क्योंकि हमारा समाज ही सबसे कमजोर कड़ी है। अगर लगता है कि ये बात सिर्फ भारत की है, तो सिर्फ भारत की नहीं है, ये बात पूरे दुनिया की है। कि पूरे दुनिया को कंट्रोल करने वाले राजनेता नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। कुछ उद्योगपति मिलकर पूरे दुनिया के सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। शायद आपने सुना होगा, दुनिया में 13 ऐसे फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, जिन्हें 13 ब्लड लाइन्स कहते हैं। जैसे रॉकफेलर, मुर्गन, डुपॉन्ट, रॉथशाइल्ड, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, इस तरह के 13 फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया पर राज करती हैं। और इन सब में से एक नाम ऐसा है जिसका लोगों का मानना है कि ये दुनिया के हर एक सेक्टर में है, सरकारें भी इसके अधीन, जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसा संस्था है जो पूरी दुनिया इसके कब्जे में। इल्यूमिनाटी हर एक सेक्टर को कंट्रोल करती है। इल्यूमिनाटी की भागीदारी दुनिया के हर जगह मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। इल्यूमिनाटी हर सेक्टर में है, हर सेक्टर को कंट्रोल करती है। बैंक, सरकार, तेल, मीडिया, दवाएं, वेपन्स एम्पायर, इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं का है, क्योंकि ये दुनिया के हर बड़े कंपनी में इनका शेयर है। जैसे गूगल, अमेज़न, टेस्ला, फेसबुक, एप्पल, ये जब चाहे आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, जब चाहे आपके लिए एक सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि सरकारें इनकी अधीन है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दुनिया के चलाने में राजनीतिक लोगों का नहीं, कॉर्पोरेट लोगों का हाथ है। ये जब चाहे जो चाहे वो पॉलिसी बना लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया किस पॉलिसी पे चलती है, उनकी ग्लोबल रूल बुक से। जो नियम ये तय करते हैं और मानना हमें पड़ता है। तो सबसे पहले जान जाइए कि ग्लोबल रूल बुक बनाता कौन है और बनता कैसे है। दुनिया के बड़े बड़े एक समूह बैठती है, जहां दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के सबसे बड़े नेता, G7, G20, IMF, वर्ल्ड बैंक, इल्यूमिनाटी, रॉकफेलर, मॉर्गन, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड जैसी वैश्विक संस्थाएं मिलकर एक बैठक करती है, और उस बैठक में ग्लोबल रूल बुक बनता है। और इस सिस्टम को हम डीप स्टेट कहते हैं। डीप स्टेट एक ऐसा सिस्टम हो गया जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठकर एक नियम निर्धारित करते हैं कि कौन सा देश कैसे चलेगा, कौन सा देश पे क्या लगाना है। तो ये तय कौन करता है? दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, दुनिया के बड़े बड़े नेता। सोचो कि जब ये सब नियम तय कर रहे होंगे तो क्या आपके हिसाब से तय होता हो कि वो अपने फायदे के लिए नियम बनाते होंगे? जो भी कानून बनता होगा वो उनके हिसाब से बनता होगा या आपके हिसाब से? जितने भी कानून बनते हैं उनके फायदे के लिए बनते हैं। और ये सब मिलकर नया विश्वकर्म तैयार कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि इन्हें पता है कि हमें लोगों को फिर से गुलाम कैसे बनाना है, हमें लोगों को अपने अधीन कैसे रखना है। कानून उनका, ताकत उनकी, सिस्टम उनकी, सिर्फ फैसले हमें मानने हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि जो ताकतवर है वही नियम बनाते हैं, जो कमजोर हैं उन्हें सिर्फ मानना होता है। और यही सच है। हम सब इस पूंजी के खेल में सिर्फ एक प्यादा है। यही कारण है कि पश्चिमी देश नियम लिखते हैं और भारत जैसे विकासशील देश उसे सिर्फ मानते हैं, उसे फ्लो करते हैं। यही है ग्लोबल रूल बुक। वही ग्लोबल रूल बुक के जरिए हम सबको गुलाम बनाया जा रहा है। और गुलाम कौन बना रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति। अगर उनकी जहां जरूरत पड़ी तो वो जंगल काट लेते हैं, उनकी जहां जरूरत पड़ी झुग्गियां हटा देते हैं, उनकी जहां जरूरत पड़ी शहर खाली कर देते हैं। ये नियम किसने बनाया? उन्होंने अपने लिए बनाया। और आपको मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि जितने सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनके हाथ में है, जितने तेल कंपनियां हैं उनके हाथ में है, जितने हथियार की कंपनियां हैं उनके हाथ में है,
दुनिया के जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है और आप भी उनके हाथ में है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतना पैसा, इतना पावर, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने कैसे बना ली? उनके पास इतना पैसा कहां से आया? कभी आपने विचार किया इस बात को कि आज भारत में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको इतना बड़ा कौन बनाया? उन्हें इतना अमीर, इतना पावरफुल हमने बनाया, आपने बनाया, हम गरीबों ने बनाया। कैसे? क्योंकि हम जितने भी वस्तुएं यूज करते हैं, कपड़े, मोबाइल, जूता, घड़ियां, खाने पीने की जितनी वस्तुएं यूज करते हैं वो किनकी है? उनकी ही तो है, क्योंकि उनका बाजार है, उनका उत्पादन है। आप सिर्फ कंज्यूमर है, उनका मीडिया है। वो तय करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, कौन प्रोडक्ट मैंने किसके लिए बनाया। भाई वो तय करते हैं कि आप क्या पहनोगे, कैसा कहलाओगे, आपका जीवन शैली क्या होगा। आप सिर्फ प्यादे हो, आप कमाते हो, कमाने के बाद वो तय करते हैं कि वो पैसा कहाँ जाएगा, उनके पास जाएगा या आपके पास रहेगा। क्योंकि उन्होंने ऐसे नरेशन फैला रखा है, समाज को इस तरीके से बना रखा है। वो बनाएंगे भी, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया सब कुछ उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में है और उनकी ही है। तो वो बनाएंगे कि एक हाई क्लास के व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए। जब तक महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ी, महंगा जूता, महंगा शर्ट, महंगा पैंट नहीं है, इसका मतलब कि आप एक अमीर इंसान नहीं है। ये किसने तय किया? उन्होंने। और वो टोटल वस्तुएं किनकी है? उनकी उनकी बनाई हुई कंपनी की, उनकी ब्रांड की है। आपको लगता है कि आप पहनकर अमीर हो गए हो, तो ऐसी बात नहीं है। वो आपको गुलाम बना रहे और आप ही के पैसे से वो अमीर होते जा रहे हैं। और मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपने पूरे भीम समाज के लिए। पूरे भारत में लगभग भीम समाज 35 से 40 करोड़ की आबादी है, जिसमें 70 से 75% भूमिहीन है। जब हमारा समाज भूमिहीन है तो जाहिर सी बात है कि अपने दैनिक खर्चे के हर एक वस्तु हम किसी दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे ब्रांड पर आश्रित, क्योंकि हमारे पास अपना उत्पाद नहीं है, हमारी अपनी कंपनियां नहीं है, अपना आर्थिक तंत्र नहीं है, तो हम किसी और से खरीदेंगे। तो क्या आप ये बता पाएंगे कि हमारा समाज हर रोज कितने रुपए का खर्च करता होगा? चलिए मैं बताता हूँ। हमारा समाज लगभग 3400 करोड़ रुपए प्रतिदिन किसी और के ब्रांड से सामान खरीदता है। 3400 करोड़ रुपए। अगर मैं इसे सालाना कैलकुलेट करूं तो ये इतना पैसा हो जाएगा जितना हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति के संपत्ति नहीं है। कितना हो जाएगा? उतना हो जाएगा जितना हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास संपत्ति नहीं है। सोचिए, हमारा समाज हर साल उतना खर्च करता है जितना हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास पैसे नहीं है। अगर हम सिर्फ इतने पैसा का ऐसा करें कि अपने समाज में इसको रिसाइकल करें, बनाने वाली अपनी कंपनी हो, बेचने वाली अपनी कंपनी हो, खरीदने वाले अपने लोग हैं, क्या होगा? हम कितने करोड़ रोजगार दे सकते हैं, कितने परिवारों को आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। लेकिन आज हमारा पैसा किसी और के तिजोरी में जा रहा है, हम उसे अमीर बना रहे हैं और अपने समाज को धीरे धीरे गुलाम बना रहे। मैंने ये छोटा सा उदाहरण दिया, ये मेरे संगठन का जो एक योजना है, मैंने उसका उदाहरण दिया कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बाबा साहब का वो ख्वाब जो अधूरा रह गया वो नहीं बताया। हम दूसरों के ब्रांड पे निर्भर हैं, वहीं आज दुनिया चला रहे हैं, वहीं आज इसीलिए शक्तिशाली हैं। और हम सिर्फ उपभोक्ता हैं, हम सिर्फ एक बाजार, सिर्फ खेल का प्यादा। और इस चीज का अनुमान बाबा साहब ने बहुत पहले लगाया और इसका एक सॉल्यूशन भी था उनके पास। लेकिन ये समाज उस समय न समझ पाया, शायद अब भी समझ पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी अब वक्त है भीम समाज का फैसला करने का। गुलामी या निर्माण, गुलामी या स्वरोजगार, गुलामी या अपना कारोबार। अगर हमें इस गुलामी से छुटकारा पाना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधूरा सपना पूरा करना होगा। उनके पास एक ऐसा सिस्टम था जिससे पूरे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते थे, क्योंकि उनका जो विजन था हमेशा सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी का। वो चाहते थे कि समाज दोनों तरफ से समान हो, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी। इसके लिए उन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट रखा था, वो प्रोजेक्ट रखा ही नहीं था, वो अपना सिस्टम चाहते थे कि संविधान में भी पारित हो। लेकिन उस समय की सरकार, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो थे, बड़े बड़े लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि आर्थिक समानता आए, क्योंकि जब आर्थिक समानता आ जाएगी तो ना ज्यादा लोग अमीर ना ज्यादा लोग गरीब होंगे, तो फिर वो हम पर कैसे राज करेंगे? क्योंकि उन्हें ये चीज चाहिए नहीं थी कि आर्थिक समानता आए। आज जो हमारे समाज के लोग भूख से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, शायद वो नहीं होते, उनके पास कुछ आर्थिक शक्ति होती। लेकिन ये कॉर्पोरेट और हमारी
सरकारें उस समय इस चीज को नहीं लागू किया। हाँ, बाद में उस चीज को संविधान संशोधन में शायद बाद में लागू किया गया। 97 संशोधन में उस चीज को पारित किया गया। और उनका बाबा साहब का सिस्टम क्या था? कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारिता। बाबा साहब जानते थे कि इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है जो भीम समाज को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, आर्थिक आजादी दिला सके। कोऑपरेटिव सिस्टम में ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरा समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता था। और बाबा साहब ने इस पे काफी पहल किया, सफल नहीं हो पाए। उनका ये अधूरा सपना रह गया और वो अधूरे सपने के साथ अधूरा समाज रह गया। आज भी हम आर्थिक गुलामी में हैं। इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। वो एक ही मार्ग है जो बाबा साहब जानते थे, सहकारिता कर सके, आर्थिक आजादी दिला सके। कोऑपरेटिव सिस्टम में ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरा समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता था। और बाबा साहब ने इस पे काफी पहल किया, सफल नहीं हो पाए। उनका ये अधूरा सपना रह गया और वो अधूरे सपने के साथ अधूरा समाज रह गया। आज भी हम आर्थिक गुलामी में हैं। इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। वो एक ही मार्ग है जो बाबा साहब जानते थे, सहकारिता। अगर हमारे समाज के पढ़े लिखे विद्वान लोग जो आज उन्हें कोई और मार्ग दिख रहा है, वो मुझे बता सकते हैं। मैंने अपने तरफ से चारों तरफ से पहल कर लिया है। लास्ट में मुझे वही आना पड़ा जो बाबा साहब चाहते थे कि समाज में अगर इक्वलिटी लाना है, आपको दिखाना है कि बाबा साहब का ये बनाया हुआ भीम समाज है, तो आपको कोऑपरेटिव सिस्टम मॉडल के साथ आना होगा ताकि समाज में इक्वलाइजेशन लाया जा सके और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि उत्पाद हमारा, उपभोग हमारा, जाहिर सी बात है विकास भी हमारा होगा। अब वक्त है बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा करने का, समाज में कोऑपरेटिव सिस्टम लाने का और अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का। और एक बात समझिए कि दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं उनको 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जैसे आईटी, कंज्यूमर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मीडिया, ट्रांसपोर्ट। ये 11 पार्ट में इसको बांटा गया। अगर सोचिए कि हर एक सेक्टर में हमारे समाज के अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हो, तो इतनी बड़ी कि जो पहले से कंपनियां हो उनकी टक्कर की हो, तो अगर आप इस चीज का गणना करेंगे, अगर हम 11 सेक्टर में अगर उस लेवल की एक मध्य वर्गीय कंपनी खड़ा करते हैं तो लगभग 11 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे चुके होंगे अपने समाज से। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, एक समाज के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर लोग हमारे साथ आ गए, हम 11 करोड़ लोगों को जोड़ पाए, तो ये हमारा वादा है कि 2026 से जो बच्चा पैदा होगा कभी भूखमरी का शिकार नहीं होगा, कभी आर्थिक संसाधन के वजह से उसके पढ़ने और उसके अपने सपने अधूरे नहीं रहेंगे। इतनी पावर है कोऑपरेटिव सिस्टम में। वो किसी के दरवाजे पर भीख नहीं मांगेगा, किसी के दरवाजे पर नौकरी मांगने नहीं जाएगा। हम इतना सक्षम हो जाएंगे कि हम दूसरों को रोजगार दे पाएंगे। अगर हम सभी सेक्टर्स में अपनी कंपनियां खड़ा कर लेते हैं तो ये सिर्फ भीम समाज की आर्थिक क्रांति नहीं होगी, ये पूरे भारत वर्ष की आर्थिक क्रांति होगी। जब आपके पास आर्थिक क्रांति होगा, आपका उद्योग होगा, आपका साम्राज्य होगा, तब ये सरकारें, ये कॉर्पोरेट कितनी भी नियम बना ले, कभी आपको गुलाम नहीं बना सकती हैं, क्योंकि नियम निर्धारित करने वाले में आप भी होंगे। क्योंकि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जिस समाज के पास अपनी अर्थव्यवस्था हो उसे कोई नहीं गुलाम बना सकता। और इस बाबा साहब के सिस्टम से ही समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जिससे हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। राजनीतिक भागीदारी हमारे समाज के लिए दूर की बात है, वो सिर्फ नेता बनने वाले सोच के लिए है। उससे हमारे समाज की आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी, आर्थिक दिशा नहीं बदलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से भारत का सिस्टम बदल रहा है, ये राजनीतिक लोग भी मिलकर नहीं बचा पाएंगे। हमें कौन बचाएगा? हमारा आर्थिक शक्ति, हमारा संगठन। यही समय है कि हम अपने समाज को सिर्फ एक भीड़ नहीं, एक शक्ति बनाएं। एक ऐसी शक्ति जो अपने संसाधनों पर दावा करे, जो अपना उद्योग खड़ा करे, जो अपने बच्चों को शिक्षित करे, जो अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। क्योंकि दुनिया बदल रही है। अगर हमने अपना सिस्टम, अपना आर्थिक शक्ति नहीं बनाया तो लोग अब हमारे भविष्य को लिखेंगे कि हम किस दिशा में जाएंगे। हमें फिर से गुलामी करनी है या नहीं करनी है, ये हम अभी तय कर सकते हैं। आने वाले समय में वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसी आर्थिक क्रांति की अभियान के लिए हमने संगठन बनाया है जिसका नाम है बाबा साहब जन कल्याण संगठन। हमारे संगठन में कुल 5 योजनाएं हैं। पहला शिक्षा जागरूकता अभियान, दूसरा स्वरोजगार योजना, तीसरा कानूनी सहायता टीम, चौथा सामाजिक एकता मंच, पांचवा मानसिक विकास शिविर। ये 5 जो अभियान हमने बनाए पूरे समाज को फिर से नव निर्माण करने के लिए। क्योंकि ये 5 अभियान हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से लिया है। उनकी क्या सोच थी, वो कैसे समाज को बदलना चाहते थे, उन्हीं से लिया गया।
और ये पर्याप्त है अपने समाज को बदलने के लिए, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए। बस जरूरत है तो आपकी साथ की। अगर अब नहीं साथ दोगे, अगर अब हम बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर पाए, तो शायद हमें गुलाम होने से फिर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारे समाज की जो एकता है दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। ऐसी कोई संगठन नहीं आ रही है जो हमारे समाज को जोड़ने की कोशिश करे, लेकिन एक है सिस्टम जो बाबा साहब ने बनाया, वही कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम में ही सभी लोगों को एक मंच पर लाएगा। हम एक दूसरे के साथ व्यापार कर पाएंगे, हम एक दूसरे को ये समझा पाएंगे कि कौन सा कार्य बेहतर है, कौन सा कार्य बेहतर नहीं है। अब हम दुनिया के सभी सेक्टर्स में जाएंगे, हर जगह अपना ध्वज लहराएंगे और हर जगह बाबा साहब का वो अधूरा सपना पूरा कर कर दिखाएंगे। क्योंकि जिस दिन भीम समाज अपने संसाधनों पर अपना अधिकार समझ गया, उस दिन हम दुनिया में नया आर्थिक क्रांति ला देंगे। एक ऐसा क्रांति जो दुनिया कभी देखी नहीं होगी, एक ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम जिससे दुनिया हिल जाएगी।